हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय सवाल सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर। इससे पहले हम सिस्टम्स हैं, यूनिट डिजिट है, डिविजिबिलिटी रूल वो पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों फैक्टर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी जगह काम भी आता है, इसका यूज़ भी बहुत है, तो ध्यान से पढ़ना दोस्तों। फैक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड होते क्या है? जैसे कोई संख्या है, मान लो 12। कौन सी संख्या है? 12। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? कुछ कहेंगे कि इसके गुणनखंड कर लो, 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 6। फिर 2 का भाग देंगे 3, 3 का भाग देंगे 1। ये इसके गुणनखंड है। जी बिल्कुल, ये इसके गुणनखंड है, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड है। कौन से गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड। समझ गए? हमें बताना है कि कुल गुणनखंड 12 के कितने हैं। गुणनखंड होते क्या है? फैक्टर ध्यान से समझना। 12 के गुणनखंड वो होंगे, वो सारी संख्याएं जिन सभी का भाग इस 12 में चला जाए। किस किस का भाग 12 में जाता है? 1 का भाग 12 में जाता है, बिल्कुल जाता है। तो 1 12 का गुणनखंड है। 2 का भाग 12 में जाता है, जाता है। इसका मतलब 2 12 का गुणनखंड है। 3 का भाग जाता है, इसलिए 3 भी 12 का गुणनखंड। 4 का भाग जाता है, ये भी 12 का गुणनखंड हो गया। 6 का भाग जाता है, ये भी 12 का गुणनखंड हो गया। और 12 का भी तो भाग जाता है ये, इसलिए 12 भी क्या हो गया दोस्तों? एक गुणनखंड हो गया 12 का। इसलिए 12 के कुल गुणनखंड कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। समझ गए होंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं? समझ गए होंगे। तो अच्छे तरीके से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं। तो दोस्तों हम गुणनखंड, ये जो फैक्टर है, इसमें पढ़ने वाले क्या क्या है वो ध्यान से समझना कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। पहली चीज आती है इसमें नंबर ऑफ फैक्टर, यानी फैक्टर्स की संख्या, गुणनखंड की संख्या कि कितने गुणनखंड है। जैसे अभी 12 के कितने गुणनखंड आए थे? 6। अब हर संख्या के तो हम ऐसे लिख लिख के पता नहीं कर सकते, इसलिए कुछ ट्रिक, कुछ सूत्र से हम इसको पता करेंगे। समझ गए? और इसमें भी 2 आ जाते हैं। क्या? एक तो इवन यानी कि सम, और एक ओड यानी कि विषम। कि जैसे 12 के फैक्टर्स क्या क्या आए थे? 1 2 3 4 और 6 और 12। ये तो इसके क्या थे? टोटल फैक्टर्स थे। अब हम इसमें ये मैंने लिखा सम फैक्टर्स, कि सम फैक्टर्स इसमें कितने हैं? सम गुणनखंड। तो एक तो ये है सम, एक ये है सम, एक ये है सम और एक ये है सम। तो कितने हो गए सम गुणनखंड? 4। कितने हो गए? 4। समझ गए? और कहे कि विषम गुणनखंड कितने हैं? तो एक तो ये विषम गुणनखंड और एक ये विषम गुणनखंड। कितने हो गए? 2। समझ गया ना? यानी कि जो सम संख्या वो सम गुणनखंड, जो विषम संख्या वो विषम गुणनखंड, इनके गुणनखंडों में। समझ गए? तो इसके बाद में आएगा दोस्तों, इसके बाद में इसमें आएगा सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों का योग। क्या आएगा? गुणनखंडों का योग कैसे करेंगे। और इसमें भी आ जाएगा कि सम, जो इवन गुणनखंड है, सम गुणनखंड, उनका योग बताओ। और जो विषम ओड, जो विषम गुणनखंड है, उनका योग क्या होगा। इसमें भी ऐसे आ सकता है। इसके बाद में दोस्तों एक और चीज आती है जो अभी आपने की थी, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में आप खुद लिख लेना, हिंदी में बोल भी रहा हूं। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, हम वो भी इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में दोस्तों एक और आता है एवरेज। इसका मतलब होता है एवरेज ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जो गुणनखंड है उनका औसत क्या होगा। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। तो गुणनखंडों का हम औसत भी पढ़ने वाले हैं।
इसके बाद में आएगा इसमें लास्ट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जो गुणनखंड है, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल। समझ गए कि गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों ये आप समझ गए होंगे डायग्राम, बिल्कुल छोटा सा है, बहुत ही अच्छी चीज है। एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, समझे दोस्तों। स्पेशली एसएससी में कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया, सम ऑफ फैक्टर्स हो गया, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो गया, एवरेज ऑफ फैक्टर्स हो गया और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो दोस्तों इसको आप लिख लेना। अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, पहले तो ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स से दोस्तों हम एक संख्या लेते हैं 100। 100 की जो गुणनखंड है वो क्या कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 का भाग देता है 100 में, 1 4 का देता है, 1 5 का देता है, इसके बाद में 10 का देता है, इसके बाद में 20 का, फिर 25 का, फिर 50 का और फिर 100 का। कितना गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 गुणनखंड। ये तो हमें पता है, ये तो छोटी सी संख्या है इसलिए हम पता कर सकते हैं कि इसमें किस किस का भाग जा रहा है। बड़ी संख्या आ जाए जैसे मान लो 5484 आ जाए, हम पता कर सकते हैं कि उसमें किस किस संख्या का भाग जाता है। हम ऐसे लिख के पता नहीं कर सकते, तो उसके हमें गुणनखंड पूछे कि उसमें गुणनखंड क्या होंगे, तब हम आसानी से बता सकते हैं अगर हमें ये टॉपिक आता है तो। दोस्तों अब देखते हैं कि 100, बात करें 100 के गुणनखंड की इस प्रकार से, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 का भाग देंगे 50, फिर 2 का भाग देंगे 25, फिर 5 का भाग देंगे 5 और फिर 5 का भाग देंगे 1। इसका मतलब 2 तो कितने हो गए? 2 गुणा 5 भी कितने हो गए? 2। समझ गए यहां तक? तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो 100 के गुणनखंड है वो 2 अभाज्य गुणनखंड है। ये कौन से हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो कर ही सकते हो। इसके बाद में दोस्तों क्या करोगे? इस पे कितनी घात लगी है? 2। इसका मतलब होता है कि जो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और इधर है 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 2 तक ये घात आएगी। इसका मतलब ये जो 2 है ये इससे भी गुणा है, इससे भी गुणा है और इससे भी गुणा है। समझ गए? जो ये इससे भी गुणा है, इससे भी गुणा और इससे भी गुणा, ये इससे भी गुणा है, इससे भी गुणा और इससे भी गुणा है। ये इससे गुणा होगा 3 बारी 3 प्लस ये तीनों से गुणा होगा तो 3 संख्या वो आएगी, ये तीनों से गुणा होगा तो 3 संख्या वो आएगी। टोटल कितने संख्या हो गई? 3 3 9 संख्या। कितने संख्या हो गई? 9। समझ गए? लेकिन इस प्रकार से समझ में नहीं आया, हमें क्या करना है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इधर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। इधर कितनी संख्या हो गई? 3। इधर भी कितनी संख्या हो गई? 3। इनको गुणा कर लेंगे, 3 3 9। तो गिन लो कितने गुणनखंड है? 9 ही है ना। कितने है? 9। हमें इतना भी नहीं करना, हमें इतना भी नहीं करना कि 9 हम इस प्रकार से निकालेंगे। हम किस प्रकार से निकालेंगे 9? जो घात लगी इस पे कितनी घात लगी है? 2, तो इसमें कितना जोड़ देंगे? 1 बढ़ा देंगे। इसमें भी घात कितनी भी हो 1 बढ़ा दो, 2 + 1, तो ये कितने हो गए? 3 गुणा ये कितने हो गए? 3 3 3 9 गुणनखंड। समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लो कि होती कोई भी संख्या 4 की घात 5 गुणा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 2। हमें इसमें हमें ये पता करना है इसमें किसके कितने गुणनखंड होंगे। समझ गए? तो इसके कितने गुणनखंड होंगे? 3 से अगली संख्या 4 गुणा 4 से अगली संख्या 5 गुणा 2 से अगली संख्या 3 गुणा कर दो, 4 5 20, 20 3 60 गुणनखंड होंगे। समझ गए होंगे? समझे कि नहीं समझे? तो इसके लिए हमें सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा। और जो दोस्तों सूत्र होगा वो क्या होगा? जैसे मान लो कि कोई संख्या a है, उस पे घात है p,
कोई संख्या b है, इस पे घात है q, कोई संख्या r है, उस पे घात क्या है a गुणा b गुणा r, और इस पे घात क्या है r, a b c है, यहाँ पे क्या है c। समझ गए? मतलब ये लिखा मैंने, ये p b की घात q c की घात r, ये अभाज्य गुणनखंड, ये ऐसे कर लोगे ना। करने के बाद में क्या किया हमने, जो p है उसमें भी एक संख्या बढ़ा दी, q में भी एक संख्या बढ़ा दी, और r में भी एक संख्या बढ़ा के क्या किया आपस में गुणा। तो क्या आ जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जैसे मान लो आपसे पूछें कि कोई भी संख्या मान लो, जैसे 2 की घात 3 है गुणा 5 की घात 4 है गुणा 7 की घात 2 है, ये मान लो इसकी घात 3 है। आपसे कहे कि इस संख्या में टोटल गुणनखंड कितने होंगे, क्या होंगे टोटल गुणनखंड कितने होंगे, तो 3 से अगली संख्या 4, 4 से अगली संख्या 5, 3 से अगली संख्या 4, गुणा करो 4 पंजे 20, 20 चौके 80। समझे नहीं समझे? समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। समझ गए दोस्तों? आसानी से इसको आप लिख सकते हो। इसके बाद में जो अगली चीज आती है, वही हम सोपे करेंगे बात इसमें। 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। अगला जो टॉपिक आता है अपने पास में वो ये आता है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। हमें ये उस सूत्र से एक घात अगली से गुणा करके हमें ये तो पता चल गया कि कितने गुणनखंड होंगे। सो में कितने आ गए थे, 9 आ गए थे। कितने आ गए थे, 9। अब हमें ये पता करना है कि इनमें जो 9 गुणनखंड है, इनमें से इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंड, सम संख्या कितनी है, कितनी है। देख के तो हम बता सकते हैं कि एक 2 है, एक 4 है, एक 10 है, एक 20 है, एक 50 और एक 100 है। कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। कितनी, 6। लेकिन हर में से थोड़ी गुणनखंड लिखेंगे, हर में हम इस प्रकार से गुणनखंड नहीं लिख सकते। तो किस प्रकार से याद करेंगे दोस्तों, वही हमें पता है कि जो 100 के गुणनखंड थे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, अभी यही लिखे थे, यही आए थे। तो इसके बाद हमने क्या लिखा था कि 2 की घात 2 का मतलब 2 की घात 0 भी, इसमें 1 भी है और 2 की घात 2 तक है, यही है। 5 की घात 2 का मतलब 5 की घात 0 से स्टार्ट है, 5 की घात 1 और 5 की घात कितनी है, 2 तक है। इसमें सम गुणनखंड वो होंगे, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मतलब कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। 1 को 5 से गुणा, ये तो 1 है, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5। 1 को किसी संख्या से गुणा करने पे सम संख्या आती है क्या, नहीं आती। लेकिन 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। अब 2 को किसी से भी गुणा करो, क्या आएगी, सम संख्या आएगी। क्या आएगी, सम संख्या। इसका मतलब हम इसमें 2 की पावर 0 को छोड़ देंगे, 2 की पावर 0 को छोड़ देंगे। समझ गए? 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 4 को भी किसी संख्या से गुणा करो, क्या आएगी, सम संख्या आएगी। अब 2 की घात तो कितनी होगी, ले ली हमने 2, 0 को छोड़ दिया। इधर 5 की घात कितनी है, 3, तो 3 दूनी 6। देख लो कितने थे, 6 थे। कितने थे, 6। इसका मतलब इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, इसका सूत्र ये है ना, 2 की तो जो दी हुई है वो की वो लिखोगे, समझ गए। और आगे जितनी भी संख्या है, जैसे ये है तो इसकी अगली घात कितनी हो जाएगी, अगली संख्या कितनी होगी, 3, तो 2 3 6। समझ गए। कोई भी संख्या के फैक्टर से मान लो, इनको आप लिख लेना दोस्तों नोट्स में। कोई भी संख्या के फैक्टर से दोस्तों, जैसे मान लो 2 की घात 3 है गुणा 5 की घात 2 है गुणा 7 की घात 4 है, मान लो ये है। और आपसे कहे कि इस कंडीशन में सम गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे। टोटल गुणनखंड तो कितने होंगे,
3 की अगली 4, 2 की अगली 3 और 4 की अगली 5, 4 3 12, 12 पंजे 60। समझ गए ना? ये तो टोटल गुणनखंड है। लेकिन हमें कहे कि इन 60 में से कितने गुणनखंड सम होंगे, कितने गुणनखंड सम संख्याएं होंगी। तो क्या करोगे, 2 की तो वो की वही लिखोगे 3, और बाकी में बढ़ा के लिख दो। तो 2 की अगली 3 संख्या, 4 की अगली 5, 3 4 9, 9 पंजे 45। समझ गए? कितना आ जाएगी? 45। 2 की पर घात, अगर मैंने कहा कि 2 पे जितनी घात होगी वो की वही संख्या लिखेंगे। यहाँ पे 2 पे 2 थी तो 2 लिख दी, यहाँ पे 2 पे 3 घात हो तो 3 लिख दी, जितने होगी उतने ही लिख देंगे। ये हो गई 2 की ये सम संख्याओं का गुणनखंड। तो इसके लिए जो सूत्र बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स का दोस्तों जो सूत्र बनने वाला अपने सामने आ रहा है वो सूत्र इस प्रकार से है कि 2 की घात मान लो कितनी है, p है, कितनी है p, फिर b संख्या है इस पे है q, r है इस पे है c पे है r। तो 2 की तो हम जो घात है वो की वही ले रहे हैं, 2 की घात कितनी है p को तो हम उतना ही ले रहे हैं। समझ गए क्या? लेकिन जो अगली है इसमें 1 बढ़ा के, तो q में 1 बढ़ाएंगे तो q प्लस 1, r में 1 बढ़ाएंगे तो r प्लस 1, ये हो गया नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। समझ गए होंगे? समझ गए होंगे दोस्तों? इसके बाद में दोस्तों एक चीज आती है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों इसमें वो विषम गुणनखंड कितने हैं, 1 2 और 3। कितने गुणनखंड है? 3। यानी विषम संख्या है विषम गुणनखंड, सम संख्या है सम गुणनखंड। समझ गए? सम और विषम का तो आपको पता ही है। विषम गुणनखंडों की संख्या वही लेंगे हम। 100 पे कितनी थी, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, इसके क्या थे, अभाज्य गुणनखंड। क्या थे? अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें दोस्तों हमें क्या करना, वही 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, इधर है 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2। दोस्तों इसका मतलब तो किसी की घात का मतलब 1 लगा दो, किसी भी घात की 0, किसी संख्या पे घात 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1। कितना होता है? 1। अब 1 को तो किसी भी संख्या से गुणा करो वो की वही संख्या जाती है, वो की वही संख्या जाती है दोस्तों। लेकिन 2 को किसी संख्या से गुणा करेंगे, 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 को किसी भी संख्या से गुणा करो, क्या हो जाएगा? सम। क्या हो जाएगा? सम। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? विषम। अगर इन 2 से गुणा कर देंगे तो सम हो जाएगा, इसका मतलब इसको हमें नहीं लेंगे। समझ गए? तो 2 की पावर 2 ये 4 है, 4 को भी किसी संख्या से गुणा करो, क्या होता है? सम होता है। क्या आ जाएगा? सम संख्या। इसलिए इसको भी हम नहीं ले सकते क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? विषम गुणनखंड। क्या निकाल रहे हैं? विषम गुणनखंड। तो हमने क्या क्या लिया, सिर्फ हमने लिया 2 की पावर तो क्या ले ली हमने? 0। 2 की पावर तो क्या ले ली? 0 गुणा 5 की पावर कितनी है? तीनों लेंगे। 5 की पावर कितनी है? 3 थी संख्या, कितनी थी? 3। तो 2 की पावर 0 का मतलब 1 गुणा 3, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, तो 3 ही है, 1 2 और 3। समझे कि नहीं समझे? विषम संख्या इन 9 गुणनखंडों में से विषम गुणनखंड कितने हैं? 3 ही है, क्योंकि हम 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि वो क्या है? सम संख्या, और सम संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करो निकल के क्या आएगी? सम संख्या ही आएगी। समझ गए क्या? इसलिए 2 की घात है। इसका मतलब ये है दोस्तों, यहां से हमें 2 की घात को जो है उसको छोड़ देना है, इसको छोड़ ही देना है। जब विषम पूछे तो सिर्फ इसी की अगली घात लिख लो। 5 की अगली घात, 2 की अगली की संख्या कितनी हो गई? 3। बस 3 गुणनखंड आ गए। जैसे मान लो कोई संख्या होती है अपने पास में कोई संख्या होती है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 4। हमारे पास में ये संख्या होती है और हमसे कहे इसके तीनों चीज निकाल के देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तीनों चीज तो ये कि पहले तो ये देखो कि इसके टोटल गुणनखंड कितने होंगे। तो टोटल कितने होंगे? 3 से अगली संख्या 4, 4 से अगली संख्या 5, 3 से अगली संख्या 4, 4 से अगली संख्या 5।
4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400। समझ गए? इनको गुणा करोगे तो टोटल गुणनखंड तो कितने हो गए दोस्तों? 400 हो गए। कितने हो गए? 400। अब हमें ये पता करना है उन 400 गुणनखंडों में से दोस्तों कि कितने तो सम है और कितने विषम है। समझ गए? तो सम के लिए मैंने क्या बताया, इसकी जो 2 की पावर ऐसे कैसे लिख लेंगे, इसमें 1 नहीं बढ़ाएंगे, बाकियों में बढ़ा देंगे। ये 4 से अगली 5, 3 से अगली 4, 4 से अगली 5, ये 20 और ये 15, 20 को 15 से गुणा करेंगे तो 300। कितने आ गए? 300। इसका मतलब जो 400 अपने पास में गुणनखंड आए थे दोस्तों, उसमें से 300 गुणनखंड तो क्या है? सम संख्याएं हैं। क्या है? सम संख्या। समझ गए? अब हम देख रहे हैं विषम। क्या देख रहे हैं? विषम। विषम में 2 को तो छोड़ देना है, 2 को तो छोड़ देना, मतलब इसकी जगह 1 की मतलब होता है 2 की पावर 0 ही लेंगे। इसको हम लेंगे भी नहीं, डायरेक्ट हमें तो निकालना है, तो इसको तो छोड़ देना। बाकी को एक एक संख्या बढ़ा के लिख दो। 4 की अगली संख्या 5, 3 की अगली संख्या 4, 4 की अगली संख्या 5, 5 की 20, 20 पंजे 100। कितने हो गए? 100। यानी कि एक्सप्रेशन के टोटल गुणनखंड आए थे दोस्तों 400, जिसमें से सम गुणनखंड आ गए कितने? 300 और विषम कितने आ गए दोस्तों? 100। समझ गए? बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे का टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक था सम ऑफ फैक्टर्स। हाँ दोस्तों, हम अगला जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं सम ऑफ फैक्टर्स। जो सो के आप लोगों ने गुणनखंड देखे थे क्या? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। इन सभी का योग कैसे होगा? इन सभी का योग। अब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक सीधा तरीका है कि इन सभी का योग किस प्रकार से करें। फिर इसमें यह देखेंगे कि जो सम फैक्टर है इनका योग कैसे होगा। जो सम फैक्टर है इनका योग कितना होगा, और जो विषम संख्या है इनमें उनका योग कितना होगा, ये हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और ये चीज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, इसलिए नेक्स्ट क्लास को देखना ना भूले दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।